नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति कभी शांत नहीं रहती। यहाँ हर दिन एक नया ड्रामा है, नया ट्विस्ट है और आज के इस विश्लेषण में हम यूपी की राजनीति के एक ऐसे ही फौलादी और बेहद जटिल किरदार की बात करेंगे। एक ऐसे नेता जिन्हें लोग प्यार और खौफ दोनों से लिटिल नेपोलियन भी कहते थे। वो इंसान जिसने राजनीति में प्रैक्टिकल अप्रोच या कहें व्यवहारिकता को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया था। और उस नेता का नाम है मुलायम सिंह यादव। तो चलिए गहराई से इसे समझते हैं। इसने उनके इस पूरे सफर को डिकोड करने के लिए हमें उनके बचपन में जाना होगा। उनके पिता ने उन्हें एक बहुत बड़ी गहरी सीख दी थी। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो लेकिन रुको नहीं। बस यही एक लाइन उनके पूरे राजनीतिक कैरियर का मूल मंत्र बन गई। चाहे कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आए, हार मिले या विचारधाराएं आपस में टकराए, सर्वाइवल का बस एक ही रूल था, चलते रहना है। और ऐतिहासिक सफर को हम 5 छोटे-छोटे हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे उनके ज़मीनी संघर्ष से, फिर देखेंगे कैसे उन्होंने यूपी की सत्ता हासिल की, उसके बाद मंडल कमंडल का वो नाजुक दौर, फिर समाजवादी पार्टी का बनना और आखिर में उनके वो रणनीतिक और हैरान करने वाले गठबंधन। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ज़मीनी स्तर से उठकर एक बड़ी पहचान बनाने का सफर। देखिए, अक्सर सबसे बड़ी सक्सेस ना सबसे बुरे वक्त के बाद आती है। साल था 1980। जसवंत नगर सीट से लगातार 3 बार जीतने के बाद उन्हें अचानक एक बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा। घर में एकदम उदासी का माहौल था, खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी। मुलायम सिंह जी कमरे में अकेले बैठे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें लग रहा था कि चौधरी चरण सिंह का जो भरोसा उन पर था वो अब टूट गया है। लेकिन तभी अचानक रेडियो पर एक खबर गूंजी, चौधरी चरण सिंह ने चुनाव हारने के बावजूद उन्हें लोक दल का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। ये एक ऐसा सरप्राइजिंग टर्न था जिसने अचानक सब कुछ बदल कर रख दिया। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उनका एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर था। उस वक्त यूपी के चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह डाकुओं के खिलाफ बहुत सख्त इनकाउंटर करवा रहे थे। तो इन्होंने तुरंत मुद्दा उठाया कि भाई, अपराधियों के नाम पर दलितों और पिछड़ों का क्यों परेशान किया जा रहा है। शुरू में चौधरी चरण सिंह थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन उन्हें भी इस कड़े विरोध के लिए मना लिया गया और इसका असर कांग्रेस के खिलाफ एक इतनी बड़ी लहर उठी कि वीपी सिंह को इस्तीफा तक देना पड़ गया। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये आपदा को अवसर में बदलने का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने उन्हें पिछड़े वर्ग का एक बहुत मजबूत नेता बना दिया। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, उत्तर प्रदेश पर कब्जा और 1989 का वो टर्निंग पॉइंट। अब यहाँ पे जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे लोकल नारे ने एक नेशनल पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी को फेल कर दिया। 1989 के चुनाव थे, राजीव गांधी ने इनके प्रभाव को रोकने के लिए यादव ट्रायो यानी 3 बड़े यादव नेताओं को मैदान में उतार दिया, लेकिन कांग्रेस का ये दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। पूरे यूपी में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, ठाकुर की बुद्धि, अहिर का बल, इसी का नाम जनता दल। इस एक जमीनी समीकरण ने कांग्रेस की पूरी प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया। और फिर आया दिसंबर 1989 का वो दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया। लखनऊ का तिलक हॉल, जनता दल के विधायकों की मीटिंग चल रही थी और चीफ मिनिस्टर का नाम तय होना था। वीपी सिंह चाहते थे कि चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह सीएम बने। दिल्ली से आए ऑब्जर्वर मधु दंडवते की जेब में वीपी सिंह की एक पर्ची रखी थी, जिस पर अजीत सिंह का नाम था। लेकिन तभी एक दम ड्रामेटिक तरीके से उन्हें वो पर्ची निकालने से रोक दिया गया। बिल्कुल साफ मांग की गई कि नहीं, निष्पक्ष चुनाव होगा। चुनाव हुआ, विधायकों ने अपना समर्थन दिया और इस तरह उस एक रुकी हुई पर्ची ने यूपी में उनके पहली बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खोल दिया। अब बढ़ते हैं तीसरी और शायद सबसे तनावपूर्ण अध्याय की तरफ, मंडल कमंडल 1990 का संकट। और ये हिस्सा बहुत सटीकता से दिखाता है कि उस वक्त देश में क्या चल रहा था। दो बिल्कुल अलग अलग और बहुत विशाल विचारधाराएं आपस में सीधे टकरा रही थी। एक तरफ थी अगस्त 1990 में केंद्र सरकार की मंडल लहर, जिसमें पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण लागू हुआ, और दूसरी तरफ थी कमंडल लहर यानी बीजेपी और सहयोगी संगठनों द्वारा चलाया जा रहा राम जन्मभूमि आंदोलन। अब मंडल का काउंटर करने के लिए उन्होंने यूपी में पंचायत स्तर पर आरक्षण लागू कर दिया। लेकिन कमंडल की लहर वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी। माहौल लिटरली बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था। जगह जगह रथ यात्राएं निकल रही थी। अक्टूबर 1990 का वक्त था। दुनिया भर के मीडिया लखनऊ में डेरा डाले हुए था। तभी अमेरिका के टाइम्स मैगजीन के एक सवाल पर उनका वो मशहूर और अटल बयान आया, सरकार बचे या ना बचे, मस्जिद मेरी लाश पर गिरेगी। इस एक पब्लिक स्टेटमेंट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि आने वाला संकट कितना गहरा होने वाला है।
और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। 16 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में लाखों की भीड़ थी, जबरदस्त तनाव था और इसी बीच पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। जो सरकारी आंकड़े आए उसके मुताबिक उन 2 दिनों में पुलिस फायरिंग में 16 कार सेवकों की जान चली गई। और इस एक घटना ने पूरे देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर हम इन घटनाओं को एक कड़ी में जोड़े तो कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल साफ दिखता है। अयोध्या की उस फायरिंग के तुरंत बाद बीजेपी ने जनता दल सरकार से अपना समर्थन खींच लिया। केंद्र में सरकार गिर गई और देखते ही देखते जो लहर उठी उसने 1991 के चुनाव में यूपी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दिला दी। तो चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, समाजवादी पार्टी का जन्म कैसे हुआ। ये एक बिल्कुल नए रास्ते की शुरुआत थी। 1990 का बाद वो जो दौर था ना वो सच में बहुत भारी था। उन पर हिंदू विरोधी होने का टैग लगा चुका था। हालत इतने खराब थे कि उनके अपने ही होम टाउन इटावा में सड़क किनारे लोगों ने उनकी गाड़ी पर थूक दिया। सोचिए उस वक्त कैसी निराशा रही होगी। लेकिन तभी उनके एक करीबी साथी ने उनसे कहा कि जिस दिन लोगों को संविधान के प्रति आपकी इस वफादारी का असली मतलब समझ आएगा वही लोग माला लेकर खड़े होंगे। बस उसी दिन ये रियलाइजेशन हुआ कि अब दूसरों के सहारे राजनीति नहीं चल सकती। अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। और इसी सोच ने एक नई राजनीतिक ताकत की नींव रखी। 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में ऑफिशियली समाजवादी पार्टी बना दी गई। अब इसकी टाइमिंग देखिए। ये पार्टी दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने और उसके बाद होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से ठीक कुछ महीने पहले बनी थी। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल कदम था जिसने आने वाले वक्त की पूरी पॉलिटिक्स सेट कर दी। और अब हमारा आखिरी अध्याय है व्यवहारिकता और वो बदलते गठबंधन। एक अल्टीमेट सर्वाइवर की कहानी। नई पार्टी बनने के बाद अमर सिंह का इन्फ्लुएंस बहुत अहम साबित हुआ। एक दौर ऐसा भी था कि जब चुनाव हारने के बाद दिल्ली में उनके पास रुकने तक की जगह नहीं थी, तब अमर सिंह ने ही होटल अरेंज करवाया था। उन्होंने एक बहुत क्रूशियल सलाह दी कि भाई सिर्फ पिछड़ों और दलितों तक लिमिटेड मत रहिए। एक बड़ा गठबंधन बनाइए, जाट और ठाकुर वोटर्स को भी साथ लाइए और हाँ, कांग्रेस के खिलाफ जो इतना अग्रेसिव स्टैंड है ना उसे थोड़ा सॉफ्ट कीजिए, क्योंकि राजनीति में कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे एक के बाद एक जुड़ता है। पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म यानी व्यवहारिकता की एक ऐसी मिसालें इतिहास में बहुत कम दिखती है। जिस कांग्रेस का विरोध करके अपना कैरियर शुरू किया, बाद में उसी के सपोर्ट से अपनी कुर्सी बचाई। 1993 में बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई जो 1995 में टूट गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात 2007 में उन्होंने बीजेपी के कल्याण सिंह के साथ हाथ मिला लिया। वही कल्याण सिंह जो राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थे। ये सारे फैसले सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, हर हाल में राजनीति में प्रासंगिक और ताकतवर बने रहने का अचूक राजनीति। हालांकि देखिए हर पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हिट नहीं होता है। 2007 का ये गठबंधन बुरी तरह फेल रहा। जो उनका वोट बैंक था वो भी खफा हो गया। विरोधी पार्टियों ने इसे सेक्युलरिज्म के साथ धोखा बताया और पार्टी वो चुनाव हार गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भी कम दिलचस्प नहीं था। वो सीधा कैमरे के सामने आए और बहुत ही बेबाकी से माफी मांगी। मैं मानता हूं कि बाबरी मस्जिद गिराने के आरोपी नेता से गठबंधन करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ये अपनी गलती मान लेना और फिर से जीरो से स्टार्ट करना, ये उसी पुरानी सीख का हिस्सा था जो उन्हें बचपन में मिली थी। इन सारे विवादों और यू टर्न्स और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अगर हम उनके राजनीतिक सफर के ये आंकड़े देखें तो खुद में पूरी कहानी है। 3 बार यूपी के चीफ मिनिस्टर, देश के रक्षा मंत्री, 7 बार सांसद और 10 बार विधायक। ये नंबर्स चिक चिक कर बताते हैं पॉलिटिक्स में सरवाइव करने के लिए हवा का रुख समझना और उसके हिसाब से खुद को ढाल लेना कितना जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल आता है। क्षेत्रीय राजनीति के इस उलझे हुए परिदृश्य में क्या एक राजनेता का वजूद किसी बहुत ही सख्त विचारधारा से तय होता है, या फिर हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेने वाली उस व्यवहारिकता से? वो जो बचपन वाली सीख थी ना, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो लेकिन रुको मत, शायद वही इस सवाल का सबसे सटीक जवाब है। कहीं तरफ ना नए ग्राहकों में जो प्राणा होती कुछ, क्योंकि पावर के इस गेम में रुकना ही सबसे बड़ी हार है। खैर, ये विश्लेषण हमारी राजनीति के इस यथार्थ को समझने की एक छोटी सी कोशिश थी। इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे और आप लोग फिर से हम आप लोग के सामने एक बार
मिलेंगे एक नई टॉपिक, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद, इतने प्यार से सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।